हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कुछ न्यूज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा से रिलेटेड है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में अनाउंस हुआ है, नई शिक्षा नीति का संपूर्ण विश्लेषण यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्री ने 34 साल बाद मतलब 34 ईयर के बाद शिक्षा का सिलेबस बदल दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या नियम यहाँ पे लगाए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ मुख्य बिंदु मतलब कुछ मुख्य पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में रूपांतरकारी सुधार का रास्ता साफ करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में जो चेंजेस जो सुधार किए हैं, यहाँ पे जो बदलाव हुआ है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दिया है। 29 जुलाई को यह मंजूरी दिया गया है। अभी यहाँ पे नई शिक्षा जो नई नीति का जो उद्देश्य है 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय में से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया। मतलब कि यहाँ पे जो नई शिक्षा नीति है का जो उद्देश्य है 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से लेकर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के यहाँ पे जो संसार के सभी देशों में एक समान देखना और समझना, ये लक्ष्य इन्होंने बना लिया है। यहाँ उद्देश्य रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट है NEP 2020 स्कूल से दूर रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में लाया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों, जो NEP 2020 स्कूल से जो दूर रहे बच्चे, उनको फिर से यहाँ मुख्य धारा में लाया जाएगा 2 करोड़ बच्चों को। और 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ नए 5+3+3+4 स्कूली पाठ्यक्रम यहाँ पे बनाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी पाठ्यक्रम चेंज हो गया है। मतलब कैसे बनाया गया है, 5+3+4 के नियम के अनुसार बनाया गया है। तो ये नियम कैसा है, अभी 5+3+3+4 मतलब 4 स्टेज में ये क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है, बांट दिया गया है। तो 5 स्टेज में यहाँ पर जो प्री प्राइमरी के पहली और दूसरी कक्षा शामिल होंगे। प्री प्राइमरी में पहली और दूसरी के बच्चे यहाँ पे शामिल होंगे और उनको खेल कूद और अन्य गतिविधियों की पढ़ाई कराई जाएगी। और जो कक्षा तीसरी से 5वीं तक के जो छात्र रहेंगे, वो सेकेंड स्टेज में आएंगे और उनको भविष्य के लिए तैयार करना होगा। उनको विज्ञान, गणित, कला और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे दोस्तों। और जो थर्ड स्टेज में आएंगे, जैसे 6वीं से 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं, उनको मिडिल स्टेज में रखा गया है। तो अभी लास्ट स्टेज जो 4 स्टेज है, और 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए उनको लास्ट स्टेज होगी और वो छात्र विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर जोर, स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं और पाठ्यांतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पढ़ने लिखने और गणना करने की जो बुनियादी योग्यता पर यहाँ पे जोर दिया जाएगा और स्कूल में शैक्षणिक धाराओं पर जो शैक्षणिक धाराएं हैं उन पे और पाठ्यक्रम जो गतिविधियां हैं और जो व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं रहेगा। और इंटर्नशिप के साथ जो 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी। इंटर्नशिप के साथ जो कक्षा 6वीं के व्यावसायिक शिक्षा भी शुरू हो सकती है। और कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की जाएगी। मतलब कि 5वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। मतलब अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई। मतलब बच्चे जो 5वीं तक अपने मदर टंग में मतलब अपने मातृभाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। और समग्र विकास कार्ड के साथ इनका मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पूरी नज़र रखना है। और उच्च शिक्षा में GR को 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाना है। और उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़
3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की विविधता होगी। यहाँ पे जो उच्च शिक्षा पर पाठ्यक्रम जो होंगे, इनके विषय जो होंगे उनमें विविधताएं होंगी। और यहाँ पे दोस्तों जो परीक्षाएं होती थी 9वीं से 12वीं तक की जो परीक्षाएं होंगी, अभी 4 सेमेस्टर होते थे, लेकिन अभी यहाँ पे 2 सेमेस्टर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 6 महीने में 1 परीक्षाएं होंगी, मतलब 1 साल में 2 परीक्षाएं होंगी और दोनों सेमेस्टर को जोड़कर रिजल्ट बनाया जाएगा। इनका जो रिजल्ट बनेगा बच्चों का, वो दोनों सेमेस्टर का जोड़कर पूरा रिजल्ट इनका तैयार हो जाएगा। उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ पाठ्यक्रम के बीच नामांकन और निकास की अनुमति होगी और ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। कौन सी बैंक? अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। किसके लिए? ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए। और ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, अभी जो ठोस अनुसंधान सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हैं उनको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की भी स्थापना की जाएगी। और उच्च शिक्षा के आसान मगर सख्त विनिमय, अभी उच्च शिक्षा के आसान हैं लेकिन मगर यहाँ पर विनियमन विभिन्न कार्यों के लिए 4 अलग कार्यों में उसको क्या किया गया है? नियामक किया गया है। महाविद्यालयों को 15 वर्षों में चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ संबद्धता प्रणाली यहाँ पे पूरी की गई है। और NEP 2020 में ज़रूरत के हिसाब से प्रौद्योगिकी उपयोग पर जोर और राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना भी की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे NEP 2020 में ज़रूरत के हिसाब से जो प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया है, तो यहाँ पे जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। NEP 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड और वंचित इलाकों तथा समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना भी जोरों में चालू है। और नई शिक्षा नीति स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में, नई शिक्षा नीति स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती हैं, बहुभाषावाद को बढ़ावा दे रही हैं। मतलब बहुत सारी भाषा इसमें आ सकती हैं। पाली, फारसी और प्राकृतिक के लिए राष्ट्रीय संस्थान और भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्था की भी स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों, और प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इसकी मंजूरी कभी मिला? नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी कभी मिला? 29 जुलाई 2020 को। इसके स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यहाँ पे रूपांतरकारी सुधार किया गया, कुछ बदलाव यहाँ पे किया गया है, सुधार किया गया है। तो यहाँ 21वीं सदी 21 लक्ष्य में किया गया है। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय नीति है और इसके 1986 की जगह ले ली है। मतलब ये पहला कभी चेंज हुआ था? 1986 में हुआ था। अब जाके ये अभी 34 साल के बाद इसको बदला गया है। और सबके लिए आसान पहुँच और एक्टिविटी गुणवत्ता, ये क्यों बदला गया है? जबकि सबके लिए आसान हो जाए और एक्टिविटी और उनको गुणवत्ता और वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर यह निर्मित नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है, 30 तक ये अनुकूल किया गया। और उनका उद्देश्य है कि 21वीं सदी के ज़रूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समय, मतलब उनको अधिक स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र बनाया जाए और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवन समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और उनको प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमता को सामने लाना है। तो इनका उद्देश्य जो है, जो उद्देश्य बनाया गया है नई शिक्षा नीति का, तो यही उद्देश्य है कि जो बच्चों को, स्कूली बच्चे और कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको समग्र पूरी तरह से लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवन समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति को बदलना है। ये छात्र में उनको बदलाव लाना है। और नई शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? तो नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। अभी स्कूली शिक्षा में, स्कूली जो शिक्षा में है, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। मतलब यहाँ पे सबको एक समान सुनिश्चित किया जाएगा। अभी NEP 2020 स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों प्री
स्कूल से माध्यमिक स्तर तक, प्री स्कूल से लेकर कहाँ तक, माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती हैं और स्कूल छोड़ चुके बच्चों को भी फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी। मतलब जो बच्चे एक बार स्कूल छोड़ देते हैं और फिर से वो क्या कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और इन नई शिक्षा में छात्रों और उनके सीखने के अवसर पर नज़र रखते हैं। औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा सहित बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुस्तरीय सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराने हैं और परामर्शदाताओं या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्कूल के साथ जोड़ने और कक्षा तीसरी, पाँचवीं और आठवीं के लिए NIOS और राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से ओपन लर्निंग और कक्षा 10वीं और 12वीं के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, वयस्क साक्षरता और जीवन संवर्धन कार्यक्रम जैसे कुछ प्रस्तावित उपाय हैं। तो अभी जो कक्षा तीसरी और पाँचवीं और आठवीं के लिए अभी यहाँ पे NIOS और राज्य ओपन स्कूलों के माध्यम से ओपन लर्निंग होगा और जबकि 10वीं और 12वीं के लिए माध्यमिक शिक्षा में जो आते हैं इनके लिए कार्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, वयस्क साक्षरता और जीवन संवर्धन कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तावित उपाय होगा और NIP 2020 के तहत स्कूल से दूर रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस फिर से लाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बचपन की देखभाल शिक्षा कैसे शुरू होगी। तो यहाँ पे जो बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह ले लिया है। कौन ले लिया है? 5+3+3+4 नया पाठ्यक्रम संरचना यहाँ पे लागू हो गया दोस्तों 29 जुलाई 2020 में और यह क्रमशः 3 से 8 मतलब उनकी एज क्या होगी 3 से 8 होगी। वो फर्स्ट स्टेज में आएंगे और वो बच्चे प्राइमरी से लेकर दूसरी तक के बच्चे होंगे और उनको खेल कूद और अन्य गतिविधियों की पढ़ाई कराई जाएगी और जो 8 से 11 है सेकेंड स्टेज में आएंगे और ये जो हैं वो किस क्लास के बच्चे रहेंगे? तीसरी से 5वीं के बच्चे रहेंगे और उनका उम्र कितना होगा 8 से 11 तक होगा और जो थर्ड एज में आते हैं 11 से 14 के साल में जो बच्चे आते हैं ये बच्चे जो हैं वो 6वीं से 8वीं के बच्चे रहेंगे और उनको जो पढ़ाई कराई जाएगी वो मिडिल स्टेज की होगी और जो लास्ट 4th स्टेज में 14 से 18 साल के जो बच्चे रहेंगे वो 9वीं और 12वीं तक के बच्चे रहेंगे और उनको लास्ट स्टेज होगा और उनका विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे अब तक दूरी रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है और नई प्रणाली में 3 साल की आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा भी होगी। अब हम देख लेते हैं कि NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। अभी 8 वर्ष के बच्चों के लिए क्या प्रारंभिक उनका देखभाल कैसा होगा, शिक्षा कैसा होगा, तो उनका जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम होगा और जो शैक्षणिक ढांचा होगा वो विकसित किया जाएगा और यह विस्तृत और मजबूत संस्थान प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा मुहैया कराई जाएगी और इसमें आंगनबाड़ी और प्री स्कूल की शामिल होंगे। कौन से? आंगनबाड़ी के बच्चे होंगे और प्री स्कूल के भी बच्चे इसमें शामिल होंगे और ECCE शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो ट्रेनिंग शिक्षक हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उन्हें इसमें शामिल होंगे और इसी की योजना और कार्यान्वित मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। अभी हम देखेंगे बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना। अभी इनका जो बुनियादी साक्षरता रहेगा और जो संख्यात्मक ज्ञान जो प्राप्त होगा वो कैसे करना है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी और पहली आवश्यकता
आवश्यकता मानते हुए NEP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए पहल किया है कि 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना कर दिया गया और राज्य वर्ष 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी शिक्षार्थी या विद्यार्थियों द्वारा सार्वभौमिक मतलब कि संसार के सब देशों को समान देखना और समझना यह साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिए एक कार्यान्वित योजना तैयार करेंगे और एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयारी की जानी है। और स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में क्या सुधार हुआ? दोस्तों यहाँ स्कूल के पाठ्यक्रम में और अध्यापन कला में क्या सुधार हुआ है? तो स्कूल पाठ्यक्रम और अध्यापन काल का जो लक्ष्य यह होगा कि 21वीं सदी के जो प्रमुख कौशल और व्यवहारिक जानकारियाँ से विद्यार्थियों को लैस करके उनका जो समग्र विकास पूरी तरह से जो विकास किया जाए वह आवश्यक ज्ञान प्राप्ति और अपरिहार्य चिंतन को बढ़ाने व अनुभवात्मक शिक्षण पर अधिक फोकस करने के लिए पाठ्यक्रम को कम किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पाठ्यक्रम है बच्चों का जो पाठ्यक्रम है उसको कम कर दिया गया है, उनको अनुभवात्मक शिक्षण पर अधिक फोकस करते हुए पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया और विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे। मतलब जो विद्यार्थी अपने पसंद से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। कला एवं विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम व पाठ्यांतर गतिविधियों के बीच और व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप से कोई भिन्नता नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो बच्चे पहले कला लेते थे या आर्ट्स लेते थे या कॉमर्स लेते थे, ऐसे बच्चे अभी साइंस मतलब विज्ञान भी ले सकते हैं। और स्कूल में जो छठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी, मतलब छठे ग्रेड से जो व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी, इसमें इंटर्नशिप शामिल हो जाएंगे। क्या शामिल किया जाएगा? इंटर्नशिप। और एक नई व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSE 2020 से 2021 NCERT द्वारा विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुभाषावाद और भाषा की ताकत क्या होगी? यहाँ पे नीति में कम से कम ग्रेड 5 तक, मतलब कि कम से कम कक्षा 5वीं तक अच्छा हो कि ग्रेड 8 तक और उनमें आगे भी मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कक्षा 5वीं और अच्छा होगा कि 8वीं और आगे भी क्लास को मातृभाषा मतलब अपने मदर टंग में या स्थानीय भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में उनको शिक्षा दिया जाए। और विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा के संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चे संस्कृत भी लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत भी हर एक स्कूल में विद्यालय में संस्कृत भाषा को भी अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चे अपने मनपसंद से संस्कृत भाषा चुन सकते हैं, उनको अवसर दिया गया है कि और संस्कृत के विश्वविद्यालय में भी कई विषय संस्कृत पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पे जो संस्कृत सभी स्कूल उच्च शिक्षा या संस्थानों में यहाँ पे तैयार कराया जाएगा। और जो उच्च शिक्षा संस्थान में आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाए जाएंगे और हर कॉलेज में संगीत, कला और साहित्य भी पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पे विद्यार्थी को स्कूल के सभी स्तरों उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा और त्रिभाषा फार्मूले में भी यह विकल्प शामिल होगा। किसी भी विद्यार्थी पे कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी, मतलब विद्यार्थी अपने मन चाह पसंद यहाँ पे विषय ले सकते हैं। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं साहित्य के भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे और विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान, मतलब 6वीं से 8वीं ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना मतलब गतिविधियों में भाग लेना होगा। जो 6वीं से 8वीं तक बच्चे हैं इसमें भाग ले सकते हैं। और कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा। जो विदेशी भाषा हैं उनको भी माध्यमिक शिक्षा में इस स्तर पर उनको वो चुन सकते हैं इस भाषा को। और भारतीय संकेत भाषा यानी साइंस लैंग्वेज
को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और जो बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। अभी आकलन में सुधार कैसा किया जाएगा, तो आकलन में यहाँ पे NEP 2020 में योगात्मक आकलन के बजाय नियमित एवं रचनात्मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की है और जो अपेक्षाकृत अधिक योग्यता आधारित है और सीखने के साथ साथ अपना विकास करने को बढ़ावा देता है। और यहाँ पे जो सीखने की कला होगी, यहाँ पे योग्यता के आधारित सीखने के साथ साथ अपना विकास करने को भी बढ़ावा देगा। और उच्च स्तरीय कौशल जैसे कि विश्लेषण क्षमता इनका बढ़ाया जाएगा और इनका चिंतन मनन करने की भी क्षमता दी जाएगी उच्च स्तरीय बच्चों को। और वैचारिक स्पष्टता का आकलन करता है और सभी विद्यार्थी ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाएं देंगे जो उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। और ग्रेड 10 एंड 12 मतलब जो 10वीं और 12वीं के लिए जो बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन इसमें समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। बोर्ड की परीक्षाएं होगी लेकिन इनका जो विकास करने की जो लक्ष्य ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। और नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परक एक मानक निर्धारण निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं समान और समावेशी शिक्षा। अभी NEP 2020 का लक्ष्य यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित न रह जाए। मतलब कि कोई बच्चा ऐसा ना रहे कि उसको शिक्षा पूर्ण रूप से ना मिले, तो ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और इसके तहत विशेष जोर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों पर रहेगा और जिसमें बालक बालिका, सामाजिक सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधी विशिष्ट पहचान एवं दिव्यांगता शामिल होंगे। और इससे बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोर्स और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना करना भी शामिल हो जाएगा। और दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए बुनियादी चरण से लेकर उच्च शिक्षा तक की नियमित स्कूल शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा और जिसमें शिक्षा विशारद का पूरा सहयोग मिलेगा। उनके साथ ही दिव्यांगता संबंधी समस्त प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास, रहने का जगह और सहायक उपकरण को जरूरत पड़ेगी और प्रौद्योगिकी आधारित उपयुक्त उपकरण और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सहायक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। और प्रत्येक राज्य और जिले को कला संबंधित, कैरियर संबंधित और खेल कूद संबंधित गतिविधियों में विद्यार्थियों के भाग लेने के लिए दिन के समय वाले एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जो बच्चे खेल कूद में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए बाल भवन स्थापित किया जाएगा खेल कूद के लिए। और स्कूल के निःशुल्क बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का उपयोग सामाजिक चेतना केंद्रों के रूप में भी किया जाएगा। दोस्तों, अभी प्रभावकारी शिक्षक भर्ती और कैरियर प्रगति मार्ग कैसे रहेगा। शिक्षकों को प्रभावकारी पर एक पारदर्शी क्रियात्मक जरिए भर्ती किया जाएगा और पदोन्नति योग्यता आधारित होंगी और इनमें कई स्रोतों के समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन करने और कैरियर में आगे बढ़कर शैक्षणिक प्रशासक या शिक्षा विशारद बनने की व्यवस्था होगी। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए NCERT, SCERT शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। अभी स्कूल के प्रशासक कैसे होंगे। अभी यहाँ पे स्कूल को परिसर या क्लस्टरों में व्यवस्थित किया जा सकता है। जो प्रशासन जैसे गवर्नेंस की मूल इकाई होगी, वह बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और शैक्षिक पुस्तकालयों और प्रभावकारी प्रोफेशनल शिक्षक समुदाय सहित सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। अभी यहाँ पे जैसे लाइब्रेरी हो गया, पढ़ने के लिए व्यवस्थाएं, हर एक व्यवस्था देख कर ये स्कूल प्रशासन मतलब स्कूल परिसर को यहाँ पे व्यवस्थित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारक एवं प्रत्यायन क्या होगा। अभी स्कूल शिक्षा के लिए NEP 2020 नीति निर्माण, विनियमन और प्रचालनों तथा अकादमिक
मामलों के लिए एक स्पष्ट पृथक प्रणाली की परिकल्पना करती है और राज्य केंद्र शामिल प्रदेश स्वतंत्र स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का गठन करेंगे और सभी मूलभूत नियामकीय सूचना का पारदर्शी सार्वजनिक स्वयं प्रकटन जैसा कि SSSA द्वारा वर्णित होगा और यह उपयोग व्यापक रूप से सार्वजनिक निगरानी एवं जवाबदेही के लिए किया जाएगा और SCERT सभी हितधारकों के परामर्श के जरिए एक स्कूल गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना का विकास करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको और जानकारी लेना रहेगा तो हम कोई सूचना आएगा तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।